इननेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो कि बर्थ से मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल इननेट मींस के वो इम्यूनिटी या वो इम्यून सिस्टम जो कि हमारे बॉडी में बर्थली यानी कि पैदाइशी मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल जो कि हमारा ट्रेकिया में म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अलावा वो सिक्रीट करता है गॉबलेट सेल से म्यूकस, और सीबम जो कि हो गया वो स्किन के लिए प्रोटेक्टेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में HCl और इस तरह गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह, और इसी तरह जो कि सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम्स मौजूद है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इननेट इम्यूनिटी। ओके, आपने तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तो सुना होगा, सो वी आर नॉट जस्ट डिस्कसिंग only that. Okay जी, first second and third line of defense. The first line of defense is the defense which is actually the innate. Okay जी, यानी कि वो डिफेंस जो कि सबसे पहले बैक्टीरियाज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस जिसमें ज्यादा हो जिस जगह पर, वहां पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल हमारे मैदे में, हमारे ट्रेकिया में, हमारे लंग्स में, और इसके अलावा ब्रोंकियोल्स में, और इसके अलावा स्किन पर, एपिडर्मल लेयर पर, डर्मल लेयर पर या हाइपोडर्मल लेयर में, या उसके अलावा जो कि पेस है हमारा या हमारे हाथ है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियाज या प्रोबेबिलिटी ऑफ पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। That's why here will be innate immunity present. Okay जी, यहाँ पर क्या मौजूद होगा जी? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्चुअली जो भी ये तमाम एंजाइम्स वगैरह है, ये बस बैक्टीरिया जाके वहां पर किल किया जाता है इस एंजाइम्स के द्वारा, इस एसिड्स के द्वारा, या इस जहां पर लैंगरहैंस सेल्स है हमारे एपिडर्मस पर, सो इसके द्वारा किल किया जाता है। That's why innate immunity is also known as first line of defense. ओके जी, यहां पर सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो एक्चुअली ये हो गया, इसके अलावा जो भी बैक्टीरिया अंदर हो गया, फॉर एग्जांपल विलाइस के जरिए से जो कि ब्लड प्लाज्मा में एंटर हो गया, एंड दैट्स देन ब्लड प्लाज्मा में तो एक्चुअली व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद है, ल्यूकोसाइट्स मौजूद है, तो इस पर जब मैक्रोपेजेस है, जब ऑलरेडी लिम्फोसाइट्स है, जब ऑलरेडी मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स मौजूद होते हैं वहां पर, यानी कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में, हमारे ब्लड प्लाज्मा में, सो एक्चुअली दैट आर आल्सो द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके जी, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर बैक्टीरिया गया ब्लड प्लाज्मा में, तो एक्चुअली जो भी बैक्टीरिया हो, जो भी पैथोजन हो, उसको किल करने का जिम्मेदारी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोपेजेस लिम्फोसाइट्स ने रखा हुआ है, मैक्रोपेजेस ने रखा हुआ है। ठीक है जी, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोपेजेस की ये एबिलिटी है कि ये एमीबॉइड मूवमेंट करता है, ये इसी तरह डायपेटिसिस कर सकता है। उसके अलावा इनके बहुत सी खुसूसियात और भी है, फेगोसाइटोसिस हो गया, कीमोटैक्सिस जो कि एक प्रोसेस मैकेनिज्म है ऑफ सिग्नलिंग, तो वो करता है, और इसी में ये सलाहियत मौजूद है। That's why we are saying that the innate immunity is also known as the first line of defense. Okay जी, और second line of defense क्या है? second line of defense हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स वगैरह है, so that are killing non-specifically, generally all of bacteria, pathogens, etc., which are just entering in our blood plasma level and which are just entering into our internal tissues. Okay जी, so first and second line of defense also included फीवर, बुखार जब हमको हो जाता है, या हमको जुकाम हो जाता है, या हमको नज़ला हो जाता है, इसके अलावा बहुत से तमाम फीडबैक मैकेनिज्म्स, एक्शंस मौजूद है, एलर्जीज हो जाती है, सो यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। दैट ऑल आर द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन डिफेंस, बट द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज आल्सो नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके जी, इननेट इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है जी? इननेट इम्यूनिटी को जनरलाइज्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ओके जी, सो इसके ऑपोजिट बिल्कुल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये हर बैक्टीरिया को, हर जरासीम को मरवा सकता है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ऐसा काम नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक स्पेसिफिक, एक नॉन जनरल, एक एक्चुअल बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल HIV वायरस एंटर हो गया, ब्लड प्लाज्मा में एंटर हो गया, अब उसके खिलाफ जो भी एंटीबॉडीज मौजूद है, एक स्पेसिफिक किस्म के एंटीबॉडीज मौजूद होंगे, सो वही एंटीबॉडीज जाके उसको किल करेंगे। दैट्स व्हाई एक्वायर्ड और इननेट इम्यूनिटी में फर्क है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज
स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और इसको एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। और फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो अक़साम में तकसीम किया गया है। द नंबर वन इज द एक्चुअल सेलुलर इम्यूनिटी एंड द नंबर टू इज द एक्चुअल ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी इज आल्सो defined as cell mediated immunity which is working in the cellular level, and that's why acquired immunity is the presence in a specific level of immunity that's actually working यानी कि इसमें दो किस्म के सेल्स शामिल है, एक बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में बहुत फर्क है, मैंने पीडीएफ में बिल्कुल तफसील से बताया है। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू वॉच द पीडीएफ, बट उससे पहले मैं 3-4 बातें करना चाहता हूँ अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में डिफेंसेस मैकेनिज्म्स मौजूद है, डिफेंसेस स्ट्रेटजीज मौजूद है। जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बैक्टीरिया जाके बच के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में यानी कि ब्लड प्लाज्मा वगैरह में गई, तो वहाँ पर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है, वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स और एओसिनोफिल्स बेसोफिल्स मौजूद है। उससे भी अगर बच गई तो वहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स मौजूद है। टी लिम्फोसाइट्स पर 4 अक़साम में तकसीम किया गया है, द टी हेल्पर लिम्फोसाइट, द टी रेगुलेटरी और द टी सप्रेसिव लिम्फोसाइट एंड द टी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट, ओके, उसको किलर टी सेल्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा टी मेमोरी लिम्फोसाइट्स, इसके बहुत से काम है अलग अलग, मैंने पीडीएफ में बिल्कुल तफसील से डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा बी लिम्फोसाइट्स में को 2 अक़साम में तकसीम किया गया है, नंबर 1 इज प्लाज्मा सेल्स एंड नंबर 2 इज the memory cells, so that all are very specific, okay, यानी कि एक टी लिम्फोसाइट सेल्स जिसके ऊपर सिर्फ व सिर्फ ये ही एंटीजन है, ओके जी, सो इसको इट मींस के ये ट्रायंगुलर एंटीजन को रिसेप्ट करने वाला है, यानी कि इसमें कोई सर्कुलर या कोई रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एंटीजन फिक्स होने वाला नहीं है इस एंटीबॉडी में। सो एक्चुअली ये इन ट्रायंगुलर एंटीजन के लिए है, इट मींस के ये वो बैक्टीरिया के लिए है कि जिसके सेल मेम्ब्रेन पर एक ट्रायंगल शेप हो। That's actually a specific immune system, and we have discussed about that, and now just going to PDF for more detail and for more understandability. Thank you. आज का हमारा चैप्टर इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी के 2 किस्म है, 2 अक़साम है। नंबर 1 इज़ इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि हमारे पैदाइशी हो, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एक्सेट्रा, जो कि WBCs ल्यूकोसाइट्स है, वो एक्चुअली WBCs फ्रॉम बर्थ और आफ्टर 3 to 4 months ऑफ बर्थ होता है, पैदा होता है हमारे बॉडी में, वो तो इन्नेट इम्यूनिटी है, ठीक है जी। म्यूकस मेम्ब्रेन और लाइसोजाइम एंजाइम्स वगैरह, और उसके अलावा जो भी प्लेट सेल्स वगैरह, इंटेस्टाइन्स और एसिड्स वगैरह स्टमक में मौजूद है, दैट ऑल आर इन्नेट इम्यूनिटी, ओके। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो, ओके, यानी कि एक सेल स्पेसिफिक किसी बीमारी के लिए, एंटीबॉडी स्पेसिफिक किसी बीमारी के लिए पैदा किया गया हो और वो उसी बीमारी के ख़िलाफ़ हो। यानी कि HIV वायरस के ख़िलाफ़ एक एंटीबॉडी है तो वो सिर्फ HIV वायरस को ही पकड़ेगा, उसको मरवाएगा। और उसके अलावा अगर दूसरे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियल वायरस के ख़िलाफ़ कोई एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी सिर्फ उसी को कैच करेगा, उसी को रिसेप्ट करेगा और उसी के ख़िलाफ़ काम अदा करेगा, ठीक है जी। तो इन दोनों में अगर आपको कोई फ़र्क नज़र ना आए तो सिर्फ ये फ़र्क नज़र आएगा कि इन्नेट इम्यूनिटी जो कि जनरलाइज्ड इम्यूनिटी है, एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, यानी कि कोई किस्म का भी पैथोजन हो, उसके अलावा फॉरेन बॉडी हो, फॉरेन सब्सटेंसेस हो वगैरह, तो वो तमाम के तमाम किसी किस्म के भी हो, किसी वगैरह जो भी हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाइज हो वगैरह, तो वो तमाम के लिए नॉन स्पेसिफिक जनरलाइज्ड या इन्नेट इम्यूनिटी है, ओके। वो इन्नेट इम्यूनिटी ये नहीं करेगा कि मैं इसी को मरवाऊंगा, इसी को नहीं, और बैक्टीरियाज वगैरह में फ़र्क करेगा या किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए होगा, नहीं। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसी स्पेसिफिक या किसी पार्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के ख़िलाफ़ काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वायरस आ जाए अंदर या बैक्टीरिया आ जाए तो उसके ऊपर जो एंटीजन प्रोटीन लगा हुआ है वो एंटीजन वो है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करेगा।
तो एंटीजन के खिलाफ वो काम करेगा, ठीक है जी, और एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेगा। सो एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी में हमने ये फ़र्क समझा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है और किसी स्पेसिफिक बैक्टीरियाज या पैथोजन के खिलाफ काम करता है, जबकि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक और जनरलाइज्ड होता है। और ये बर्थ जो कि हम पैदा होते हैं तो नेटल ही के बदन में भी होता है यही, ठीक है जी। WBCs एक्सेट्रा ये इनेट इम्यूनिटी के सब्सटेंस है, और टी सेल्स और बी सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो कि थर्ड सेगमेंट है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ओके, immunity का। So that is also known as the adaptive immunity or acquired immunity or specific immunity, okay. So we are just going moving forward. Immunity, innate immunity and acquired immunity और specific immunity में मैंने ये फ़र्क किया कि acquired immunity is a resistance developed in the body against any specific foreign body like bacteria, viruses, toxins, vaccines or transplanted tissues. So this type of immunity is also known as specific immunity. It is the most powerful immune mechanism that protects the body from the invading organism or toxic substance etc. ओके और इसमें एक दूसरा फ़र्क ये है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी लॉन्ग टाइम लेगा, साथ ज़्यादा लेगा, ओके जी, और एक पावरफुल काम करेगा और स्पेसिफिक काम करेगा और एक लॉन्ग टाइम ही करेगा। क्यों? क्योंकि जब किसी इनेट स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस में कोई बैक्टीरिया इंटर हो जाए तो ना तो सिर्फ वो मरता है, ना तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, बल्कि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ भी पैदा होती है, और वो एंटीबॉडीज़ उम्र भर तक हमारे बॉडी में एज ए डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम घूमता रहता है। जब भी वो बैक्टीरिया दोबारा इस बॉडी में आए तो वो डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाता है कीमोटैक्सिस के प्रोसेस के ज़रिए, कीमोटॉक्सिन्स के ज़रिए, और उसी के खिलाफ काम करना शुरू लग जाता है। यानी कि चिकन पॉक्स हो गया और मलेरिया हो गया, उसके अलावा बहुत से डेंगू वायरसेस हो गए जो कि एक दफ़ा आए तो फिर बार बार नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुके हैं ऑलरेडी। सो द स्पेसिफिक इम्यूनिटी का एक स्पेसिफिक काम ये है, एक स्पेसिफिसिटी ये है, एक क्वालिटी ये है कि ये प्रॉपर काम करता है, काम लेट है लेकिन टेट है, ओके, जबकि इसी तरह इनेट इम्यूनिटी में नहीं होता, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी बस उस बैक्टीरिया को मरवाता है और उसके खिलाफ जब वो बैक्टीरिया या पैथोजन बार बार आना लग जाए सो दैट इज बिकम हाइपर सेंसिटिव और एलर्जी, लेकिन वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। फीवर, बुखार और उसके अलावा जो भी ये तमाम रिस्पॉन्सेज है दैट आर इनेट इम्यूनिटी एंड दैट आर द सेकंड एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस, वेयर एज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ यू कैन also classify the acquired immunity into two types. Number one is cellular immunity and humoral immunity. The difference between the cellular and humoral immunity is that the cellular immunity main thymic cell is the T cells, okay जी, whereas the humoral immunity have the main thymic cell is B cells, okay जी। इन दोनों में सिर्फ सेल्स का फर्क है। सेलुलर इम्यूनिटी में काम सिर्फ टी सेल का है, जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी में काम बी सेल का है, बी लिम्फोसाइट का है। अब काम क्या है जी? ह्यूमरल इम्यूनिटी में डायरेक्ट वो पैथोजन मरता है, ओके जी, जबकि सेलुलर इम्यूनिटी में, जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, उस वायरस के खिलाफ, उस फंगी के खिलाफ, उस पैथोजन के खिलाफ, उस डस्ट के खिलाफ, और उसके अलावा क्या होता है जी, वो एंटीबॉडीज फिर घूमते रहते हैं हमारे बॉडी में। प्लाज्मा सेल से वो एंटीबॉडीज खारिज होते हैं। एंटीबॉडीज एक्चुअली इम्यूनोग्लोबुलिन है और ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है, एक्चुअली दैट इज लडिंग एंड कीपिंग ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ओके। और उसके अलावा इसी एंटीबॉडीज एक प्लाज्मा सेल एक सेकंड में 2000 एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स पैदा करता है, और इस एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स में टोटल 1200 ऑफ अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। लेकिन दैट इज सिंपल इंफॉर्मेशन, ओके। सो वी आर नाउ just moving forward in that table. मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का किस्सा तो यही खत्म करते हैं, इसके बाद सिर्फ एक्वायर्ड इम्यूनिटी का लैंड होगा, ठीक है जी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एंजाइम्स
जो कि डाइजेस्टिव जूसेस एज ए डाइजेस्टिव जूस एज ए स्टमक, उसके अलावा HCl एसिड्स वगैरह ये तमाम क्या काम करते हैं जी, बैक्टीरियाज को मरवाते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट है चूँकि। लाइसोजाइम्स जो कि सेलवा में प्रेजेंट होता है और वो बैक्टीरियाज को मरवाते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल NK सेल्स प्रेजेंट इन लंग्स, ओके। जबकि वो क्या मरवाता है जी, बहुत से पार्टिकल्स है हमारे एनवायरनमेंट में हवा से लेते हैं, तो उसका मरवाना, उसका इनगल्फ करना, उसका फेगोसाइटोसिस करना किसका काम है, इन इम्यूनिटी का काम है, इन न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और NK सेल्स का काम है कि वो हमारे ब्रोंकाइल्स, ट्रैकियाज, पेरिंग्स, लेरिंग्स वगैरह में पड़े रहते हैं और जो भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पैथोजन पार्टिकल आ जाए तो उसको इनगल्फ करता है और उसकी फेगोसाइटोसिस करता है, जिसकी वजह से हम बहुत से बीमारियों से दूर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। द थर्ड वन इज द यूरिनोजेनिटल सिस्टम। एसिडिटी इन यूरिन और वेजाइनल फ्लूइड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, दैट इज सिंपल। स्किन में केराटिनाइज्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि सबसे ऊपर वाला लेयर है, तकरीबन 6-7 लेयर्स ऑफ सेल बना हुआ है जो कि डेड केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स है, और उसी में बहुत से लैंगरहैंस सेल्स मौजूद है और सीबम मौजूद है जो कि क्या करता है जी, एंटीमाइक्रोबियल एक्शन करता है, और उस ही में बीटा डिफेंसिन्स मौजूद है जो कि वो एंटीमाइक्रोबियल एक्शन करता है वो भी, ठीक है। उसके अलावा फेगोसाइटिक सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस जो कि इंजेस्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि फॉरेन बॉडी आया होता है हमारे बॉडी में। इंटरफेरॉन्स जो कि इनहिबिट करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस, पैरासाइट्स और कैंसर सेल्स को ज़्यादा करने से बचाता है, मल्टीप्लाई होने से बचाता है। और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सेलरेट करता है। दैट इज द इम्यूनिटी विच इज़ इनेट एंड विच इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल इससे बच के बाहर जाए या इससे बच के ब्लड प्लाज्मा में शामिल हो जाए, फॉर एग्जांपल होता है, इसी तरह होता है, तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे वजूद में आता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, उसी एडॉप्टिव इम्यूनिटी का काम अब शुरू हो गया, ओके। अब इसी एंटीबॉडी या जो भी फॉरेन पार्टिकल, फॉर एग्जांपल एंटीजन आ गया है इसी हमारे ब्लड में, इसका तो खैर नहीं है भैया, ठीक है जी। तो इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इस लिम्फोसाइट्स के बारे में पहले जिक्र करते हैं। लिम्फोसाइट्स चूंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है, और लिम्फोसाइट्स के 2 किस्म के सेल्स है। नंबर 1 इज टी लिम्फोसाइट्स, ओके, और नंबर 2 इज बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो यह जानिए, टी लिम्फोसाइट्स को थाइमस में ट्रेनिंग होती है, ओके। थाइमस एक थोरैसिक कैविटी जो कि हार्ट के ऊपर, जो कि पोस्टीरियर ऑफ द हार्ट, एक छोटा सा ग्लैंड है, अबाउट 4 to 7 सेंटीमीटर और लेंथ है उसका। तो उसी में सबसे पहले ये लिम्फोसाइट्स, ये टी लिम्फोसाइट्स जाता है, ओके। सो जब भी ये टी लिम्फोसाइट वहाँ पर गया तो उसी टी लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको प्ला एंटीबॉडीज़ का आना नहीं है, आपको इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना नहीं है। बच्चे अब समझो कि आप इसके ख़िलाफ़ अगर उठे, दैट मीन्स कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप जन्म में लाओगे और फिर इंसान काम का नहीं रहता। अलबत्ता टी लिम्फोसाइट्स को ये ट्रेनिंग सौंप दी जाती है कि आपको एक्शन नहीं लेना। किसके ख़िलाफ़ जी? जो हमारे अपने एंटीबॉडीज़ है, जो हमारे अपने सेल्स है, जो हमारे अपने प्रोटीन्स है, जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा वगैरह में घूमते रहते हैं। एंड उसके अलावा उसको ट्रेनिंग दिया जाता है थाइमस में, जबकि बी लिम्फोसाइट्स को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। एक फ़र्क ये है, ओके। उसके अलावा हमारे बॉडी में द प्रोसेसिंग ऑकर्स मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड टाइम जस्ट बिफोर बर्थ एंड फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ। थाइमस सीक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन।
थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करता है which plays an important role in the immunity. It accelerates the proliferation and activation of lymphocytes in thymus. It also increases the activity of lymphocytes in lymphoid tissues. Okay जी, so B lymphocytes और T lymphocytes में यह फर्क है कि थाइमस में T lymphocytes को ट्रेनिंग दिया जाता है और जबकि B lymphocytes को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता और डायरेक्टली ब्लड में कंटेंट में छोड़ दिया जाता है. नंबर 2, फर्क नंबर 2, टी लिम्फोसाइट सेल्स डायरेक्ट एक सेल को मरवाएगा. ओके, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, उसको जांच पहचान करना उसकी, ये टी लिम्फोसाइट का काम नहीं भाई. इसका काम तो ये है कि ये गया और डायरेक्ट उस पैथोजन पर अटैक किया और डायरेक्ट उसी को किल किया भाई. इसका काम तो ये है. ओके, जबकि बी लिम्फोसाइट का काम ऐसा नहीं है. बी लिम्फोसाइट सबसे पहले तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में जाएगा. उसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो कि उसके ऊपर लगा हुआ है, उसका मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स वगैरह और डेंड्राइटिक सेल्स जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, उससे सिग्नलिंग लेगा और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा उस पैथोजन के खिलाफ और उस पैथोजन को रिसेप्ट करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा. सो बी लिम्फोसाइट का तो यही काम है. ठीक है जी. सो इन दोनों में के दरमियान ये थोड़ा सा फर्क था. टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स 4 किस्म के हैं. नंबर 1 इज द टी हेल्पर सेल, ओके, जिसको CD4 सेल्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड CD4. ओके, और नंबर 2 इज द साइटोटॉक्सिक सेल या किलर टी सेल, ओके, जिसको CD8 सेल्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड CD8 ऑन देयर सरफेस. ओके, और देन द सप्रेसर टी सेल्स एंड देन द मेमोरी टी सेल्स. हेल्पर टी सेल्स का यही काम है कि ये क्या लैम्पोकिन्स को रिलीज करेगा. लैम्पोकिन्स एक मॉलिक्यूल है जो प्रोलिफरेशन और इनिशिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स करेगा. ठीक है, और उसके अलावा स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट करेगा. ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट से रिलीज होने वाले लैम्पोकिन्स का काम है. उसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डायरेक्ट, इसके नाम से भी जाहिर है, किलर टी सेल्स डायरेक्ट किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करेगा, किल करेगा, और जिसको CD8 सेल्स कहे जाते हैं, जिसके ऊपर एक CD8 मॉलिक्यूल लगा होता है, जिसकी वजह से इसको CD8 सेल कहा जाता है. और उसके अलावा सप्रेसर टी सेल्स हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को कंट्रोल में करेगा कि भाई अगर इसने थोड़ा सा भी ज्यादा काम किया तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जन्म ले सकती है. क्योंकि अगर इसने ज्यादा काम किया, फॉर एग्जांपल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या किलर टी सेल्स ने अपना काम ज्यादा किया, इट मींस के उसने अपने सेल्स पर भी अटैक किया. दैट मींस के उसने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट की और इम्यून में खराबी आ जाएगी. सो इस पर सप्रेशन करना, इसको कंट्रोल करना, इसको डिप्रेस्ड करना किसका काम है जी? सप्रेसर टी सेल्स. अगर सप्रेसर टी सेल्स खुदा न ख्वास्ता बॉडी से हट गया, इट मींस के अब ल्यूकी लैम्पोकिन्स भी खारिज नहीं होता, प्रोलिफरेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स भी नहीं होगा, उसके अलावा सप्रेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी नहीं होगा. दैट मींस के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में खड़े हो सकते हैं. ओके, जो कि ऑटो इम्यून है. दैट मींस के सप्रेसर टी सेल्स बहुत जरूरी है फॉर द मेंटेनेंस एंड द बैलेंस एंड द कंट्रोलेंस ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड द हेल्पर सेल्स. एंड देन द मेमोरी टी सेल्स इज जस्ट कमिंग. मेमोरी टी सेल्स भाई, हेल्पर टी सेल्स ने लाइम्पोकिन्स खारिज किया और बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट किया, स्टिमुलेट किया, और दूसरे तमाम मैक्रोफेजेस वगैरह को स्टिमुलेट किए. उसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ने डायरेक्ट उसी को किल किया, उस पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह को, और सप्रेसर टी सेल्स ने इन दोनों पर को सप्रेस किया हुआ है. तो जब उन्होंने किल किया, सो अब काम मेमोरी टी सेल्स का क्या है? मेमोरी टी सेल्स का काम यह है कि अब इसी मेमोरी टी सेल्स में मेमोरी स्टोर होगी उस पैथोजन के खिलाफ, उस एंटीबॉडी के खिलाफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो कि अंदर आया हुआ है, उसके खिलाफ मेमोरी स्टोर हो गई कि अभी ये आया था, अभी इसने काम किया था, इसके खिलाफ ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए थे, इसके खिलाफ हमने एक्शन लिया था. फॉर एग्जाम्पल 20 साल बाद अगर वो पैथोजन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा आ जाए ही, तो उसी के खिलाफ मेमोरी टी सेल्स एक्टिवेट होंगे और अब वो बताएंगे कि भाई ये 20 साल पहले भी आया था, इनके खिलाफ हमने एक्शन लिया था, नाउ वी आर डूइंग एक्शन, वी आर टेकिंग एन एक्शन अगेंस्ट देम. सो डायरेक्ट मेमोरी टी सेल्स तमाम न्यूट्रोफिल्स वगैरह, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स और उसके अलावा बी टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा. क्या हो भाई, ये वही है जो 20 साल पहले आया था, अब आया है, एंटीबॉडीज विल कमिंग हियर एंड द पैथोजन विल बी नॉट
not more surviving in the blood plasma or anything more. Okay, so इन चारों का काम तो हमने खूब समझा. Lymphocytes टी सेल्स का किस्सा तो खत्म. 4 किस्म के सेल्स है: हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स. नाउ द स्टोरेज ऑफ टी सेल्स, यानी कि ये कहाँ स्टोर होते हैं? सो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑल द टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स लीव द थाइमस एंड आर स्टोर्ड इन द लिम्फोइड टिश्यूज ऑफ द lymph nodes, spleen and the bone marrow and the gastrointestinal tract. ठीक है, इसमें स्टोर होता है. अब बी लिम्फोसाइट्स क्या है? ये फर्स्टली डिस्कवर किया गया था एक बर्ड के बर्सा ऑफ फेब्रिशियस में, जो कि वो ग्लैंड है उसकी, यानी कि जैसा कि हमारा एक लिम्फॉइड टिश्यू है और लिम्फॉइड ग्लैंड्स है, लाइम्फ नोड्स है, इसी तरह उनका भी एक ग्लैंड था बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, और उसी में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था बी लिम्फोसाइट्स, जिसके वजह से बर्सा की वजह से, जिसमें कैपिटल लाइन बी है, उसकी वजह से इसको बी लिम्फोसाइट्स नाम दिया गया. एंड बी लिम्फोसाइट्स ऐसे डिस्कवर किया गया था. और इसका जो अक़साम है, प्लाज्मा सेल्स एंड देन मेमोरी सेल्स. प्लाज्मा सेल्स द मैच्योर एंड द डेरिवेटिव सेल ऑफ बी लिम्फोसाइट है, यानी कि बी लिम्फोसाइट जब भी इन्होंने पैथोजन देखा तो ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गया. सिंपली मैं बताता हूँ. और उस प्लाज्मा सेल का ये काम होगा कि ये डायरेक्ट क्या खारिज करना शुरू करेगा जी? वो डायरेक्ट शुरू करेगा खारिज एंटीबॉडीज को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ. ओके, किल तो हो गया है. टी सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स की दोबारा तो ये किल हो गया है, लेकिन अब इसके खिलाफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीबॉडीज भी बनाने हैं ना जी. तो ये काम प्लाज्मा सेल्स का है, जो कि 1 सेकंड में 2000 एंटीबॉडीज को बनाने का काबिलियत रखती है. दैट इज वेरी अमेजिंग, दैट इज वेरी स्टनिंग. ओके, कि 1 सेकंड में 2000 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स. दैट इज वेरी अमेजिंग. एक प्लाज्मा सेल 1 सेकंड में 2000 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं. दैट इज रियली वेरी अमेजिंग. और मेमोरी सेल्स का तो यही काम है कि मेमोरी स्टोर करेगा उसी पैथोजन के खिलाफ. नाउ वी आर जस्ट कमिंग टू द एंटीजन्स हैविंग द कैपेबिलिटी टू इनिशिएट द इम्यून रिस्पॉन्स. दैट इज द एंटीजन. ओके, और टाइप्स इसके क्या है जी? एंटीजन के बहुत से टाइप है. एंटीजन ए और बी वगैरह, जो कि आरबीसी पर लगे हुए हैं, एक टाइप, और जिसको सेल्फ एंटीजन्स कहते हैं. और दूसरे जो कि बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर लगे हुए हैं, द सेकंड टाइप, जिसको नॉन सेल्फ एंटीजन्स कहते हैं और जिसको फॉरेन एंटीजन्स भी कहते हैं. और ये आते हैं आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह आ गई आउटसाइड, वायरस वगैरह आ गई तो उसके ऊपर एंटीजन्स लगा होता है. इम्यूनिटी 2 किस्म के हैं: नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नेचुरल प्रेजेंट इन द बॉडी बाय बर्थ, डेवलप्स अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म. एंड देन नेट इम्यूनिटी तो खास नहीं है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात बहुत हुई है और यू कैन आल्सो रीड दैट. ओके जी, रिलीज ऑफ एंटीजन हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट ने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप की, और उसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगा, और उस पर साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होगा और डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म होगा. जबकि बी लिम्फोसाइट में डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप होगा. उसके अलावा बी सेल्स डेवलप होंगे, एक्टिवेट होंगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स होंगे, और फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होंगे, और डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म एंटीबॉडीज होगी. दैट इज सिंपल रूल एंड सिंपल मैकेनिज्म ऑफ द इम्यूनिटी एक्शन. ओके, सो नॉन सेल्फ एंटीजन, नॉन सेल्फ रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन of microbial organisms such as bacteria, viruses or fungi. Okay जी, so the first work is क्या जी? टॉक्सिन्स फ्रॉम माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म. ये काम है इसका. मटेरियल फ्रॉम द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स आर इनकम्पैटिबल ब्लड सेल्स, एलर्जेंस, एलर्जिक सब्सटेंस लाइक पोलन ग्रेन्स वगैरह. ये क्या है जी? ये नॉन सेल्फ एलर्जेंस है. एलर्जेंस वगैरह हो गए, नॉन सेल्फ एंटीजन्स है, टॉक्सिन्स वगैरह हो गए, और ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स के मटेरियल्स हो गए उसके. और उसके अलावा बैक्टीरियाज वगैरह के ऊपर जो माइक्रोबियल प्रोटीन लगे होते हैं वो हो गए. दैट ऑल आर नॉन सेल्फ एंटीजन. टाइप्स ऑफ नॉन सेल्फ एंटीजन: एंटीजन विच प्रोड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इम्यूनोजेनिसिटी. एंटीजन्स विच रिएक्ट विद स्पेसिफिक antibodies and produce allergic reactions, allergic activity, and that's it about the antigens development. Now we are just moving to another part, development of cell mediated immunity. Cell mediated immunity
को क्या कहते हैं जी, सेलुलर इम्यूनिटी भी कहा जाता है। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पहला किस्म है जिसका इंट्रोडक्शन ये है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द immunity developed by cell mediated response. It is also called the cellular immunity or T cell immunity. It involves several types of cells such as T lymphocytes, macrophages and natural killer cells, and hence the name cell mediated immunity या cellular immunity is given. Okay जी, so the cellular immunity एक major defense mechanism है वायरसेस, फंगस और बैक्टीरिया के खिलाफ, यानी कि ट्यूबरसल बैसिलस और उसके अलावा दूसरे बैक्टीरिया के खिलाफ एक एक्शन है। ठीक है, सेलुलर इम्यूनिटी है। एंड दैट्स इट अबाउट द सेलुलर इम्यूनिटी। और इनके जो टाइप्स है सेलुलर इम्यूनिटी का मैकेनिज्म ऑफ वर्क है, सॉरी, और उसके अलावा ये तमाम सेल्स है, ये हम पढ़ेंगे अब। और उससे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यानी एपीसीज को पढ़ते हैं। वो सेल्स जो कि हमारे एंटीजन्स को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो सेल्स हमारे जो कि पैथोजन आया है उसको इनगल्फ करेगा और उसके एंटीजन को GWBCs को शो करेगा। तो अगर शो होती है अपने सेल मेम्ब्रेन पर तो भी किसी मॉलिक्यूल से होता है ना जी, तो मॉलिक्यूल है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स और HLA। ओके जी, सो ये दो मॉलिक्यूल्स है जिसके ज़रिए से मेजर MHC के ज़रिए से क्या होता है जी, शोनेस ऑफ एंटीजन होता है किसी पैथोजन का। तो फिर जब ये माइक्रोफेजेस हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स हो गए, इन तीनों का ये काम भी है कि क्या ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा और बैक्टीरिया के एंटीजन को अपने सेल मेम्ब्रेन पर शो करेगा। किसके ज़रिए से? MHC के ज़रिए से, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक हार्मोन है, उसके ज़रिए से, प्रोटीन है, और उसके ज़रिए से फॉरेन बॉडी के एंटीजन को शो करेगा और दूसरे सेल्स आकर, दूसरे वाइट ब्लड सेल्स आकर उसको डिटेक्ट करेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। एंड दैट इज द वर्क ऑफ द मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स एंड द बी लिम्फोसाइट्स एक्सेट्रा। और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा डिफिनेशन है। मैक्रोफेजेस आर द लार्ज फेगोसाइटिक सेल्स व्हिच डाइजेस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स टू रिलीज द एंटीजन। द मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट along with lymphocytes in almost all the lymphoid tissues and that's it. The dendritic cells जो कि स्प्लीन के है, follicular dendritic cells हो गए, Langerhans dendritic cells हो गए जो कि स्किन में मौजूद है, स्किन एपिडर्मिस में। और ये तमाम सेल्स क्या करता है जी, पैथोजेंस को डिटेक्ट करता है, उसको इनगल्फ करता है, उसके एंटीजन को अपने ऊपर शो करता है। और इन तीनों के ऊपर MHC हार्मोन लगा हुआ होता है, प्रोटीन। ओके, सो MHC and HLA is a large molecule present in the short arm of the chromosome 6. It is made up of a group of genes which are involved in the immune system. It has more than 200 genes including HLA genes, and that's about the antigen presenting cells. That's then more. एंड उसके अलावा अगर आ जाए हमारे दूसरे बात पर, सो दैट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स। क्या है जी, इवेंट्स क्या है, हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट कैसा होगा और हेल्पर टी सेल्स काम में कैसा आएगा और वो लाइपोकीन्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे और इसकी एक्टिवेशन कैसे होगी। सो हेल्पर टी सेल्स रिकॉग्नाइजेस द एंटीजन डिस्प्लेड ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन कॉल्ड टी सेल रिसेप्टर। रिकॉग्निशन ऑफ द एंटीजन बाय द हेल्पर टी सेल, ये तो एक आसान काम है कि फॉर एग्जांपल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया जी, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन वगैरह फॉरेन बॉडी के एंटीजन को यहाँ HLA MHC क्लास 2 MHC पर शो किया, दैट इज द एंटीजन पेप्टाइड। ओके, अगर जब शो किया तो हेल्पर टी सेल आएगा, हेल्पर टी सेल उसके रिसेप्ट करेगा और इसके खिलाफ दूसरे सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा और क्या करेगा जी, लाइपोकीन्स वगैरह को भी सिक्रीट करेगा ताकि बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाए। और उसके अलावा क्या करेगा जी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा कि आप आइए और इस जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन वगैरह इसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने घेरा हुआ है, इसी को मरवा लीजिए, इसी को इनगल्फ कीजिए। सो द वर्क ऑफ दैट सेल इज ओनली दैट कि हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो गया। और सबसे पहले तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसमें डेंड्राइटिक सेल्स, जिसमें उसके अलावा क्या जी, मैक्रोफेजेस और बी लिम्फोसाइट शामिल है। बी लिम्फोसाइट्स का तो इतना ख़ास मालूम नहीं लोगों को, फिजियोलॉजिस्ट को, लेकिन डेंड्राइटिक सेल्स और उसके अलावा मैक्रोफेजेस का यही पक्का काम है कि पैथोजन को पकड़ेगा, उसके एंटीजन्स को अपने ऊपर शो करेगा कि आप आइए और इसके सिग्नलिंग को ले जाइए और
इसके खिलाफ एक्शन ले लीजिए बदबख्तों। तो जब हेल्पर टी सेल आएगा उसकी आवाज़ के बजाय, सो जब हेल्पर टी सेल आया तो उसको इस एंटीजेनिक पेप्टाइड को रिसेप्ट किया और उसके खिलाफ एक्शन लिया, साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स को एक्टिवेट किया और उसी ने एक्शन लिया इसके खिलाफ। सो दैट इज़ द रोल ऑफ द हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स दो किस्म के हैं, हेल्पर 1 एंड हेल्पर 2। द हेल्पर टी सेल्स 1, हेल्पर टी सेल 2। रोल ऑफ हेल्पर टी सेल 1 का क्या काम है? यह इंटरल्यूकिन 2 को एक्टिवेट करेगा, रिलीज करेगा, जो कि अदर टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, और गामा इंटरफेरॉन को रिलीज करेगा जो कि स्टिमुलेट करेगा द फेगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल्स। जो साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट किया, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट किया, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट किया, साइटोटॉक्सिक सेल डायरेक्ट आता है तो क्या उसी सेल को किल करता है, ओके, इनगल्फ करता है। सो दैट इज द वेरी वेरी इनिशियल रोल। एंड रोल ऑफ TH2 का क्या काम है जी? एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल्स। प्रोलिफरेशन यानी प्रोडक्शन ऑफ बी सेल्स, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स किसका काम है जी? TH2 का काम है, ओके। और क्या प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय प्लाज्मा सेल्स किसका काम है जी? इसी का काम है, TH2 का काम है, हेल्पर टी सेल्स 2 का काम है। फॉर नाउ दैट इज इनफ, एंड in another video we will talking about the other suspicions and perspectives of immune system. There is a part 1 and another will be the part 2. Inshallah we will see for tomorrow. Assalamu alaikum.